Very good morning to all students. Today date is 20 January and subject is political science. We are discussing about the electoral politics. In this chapter, we see what is an election and how elections are held in our country. So you all know what is an election. Election is a process by which we choose our representative. And what is the need of election? Need of the election. तो need क्या है election की? तो as we know that to choose our representative, we elections are held in our country. Or we also discuss about some points that what makes an election democratic system of election in India. I have told in previous video that in our country, in the duration of after 5 years, elections are held in our country. Elections plays an important role in a democracy, है ना. इलेक्शंस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है डेमोक्रेसी में. जैसे बताया था कि जो इलेक्शन हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस के बारे में बताया था कि पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं. 2 हाउसेस हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा. और लेजिस्लेटिव जो हमारे यहाँ पे काउंसिल है उसके भी 2 पार्ट्स बताए थे. एक तो विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. और इसके आफ्टर हमने बताया था इलेक्ट्रल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो क्या होती हैं कि ड्यूरिंग द इलेक्शन द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 constituencies, and if the elections are held in a state, then according to the population the whole state is divided into some constituencies. यानी कि क्या चुनावी क्षेत्र जो है कुछ बना दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग. अगर पूरे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरा का पूरा जो देश है वो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बढ़ जाता है. अगर स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो हम अपने यूपी की बात ले लेते हैं तो पूरा यूपी जो है अप्रॉक्स 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड हो जाता है. और तो इस तरीके से जो लोकसभा का जो मेंबर होता है, यानी कि जो उसे हम एमपी किसको बोलते हैं, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको हम एमपी बोलते हैं. जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसको हम एमएलए बोलते हैं. ठीक है. और ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जो आपने ये तो हो गए आपके कौन से लेवल के, जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस कैसे होते हैं, स्टेट में इलेक्शंस कैसे होते हैं. इसके आफ्टर हमारे यहाँ पे 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट चलता है, एक सेंट्रल, स्टेट और तीसरा होता है लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट में आपके जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल इलेक्शन यानी कि प्रधानी के चुनाव हो गए. और इसके अलावा लोकल बॉडीज़ में आपका म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है. तो म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको हम मेयर बोलते हैं. और जो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं. और फिर इसके बाद जो पूरा का अगर एक टाउन है तो पूरा टाउन किस में डिवाइडेड रहता है, वार्ड्स में डिवाइडेड. तो प्रत्येक वार्ड का क्या होता है, एक मेंबर होता है. तो ये तो हो गया आपका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, कैसे इनको डिवाइडेड किया जाता है, कैसे ये बनती हैं. अब ये भी बताया मैंने कि रीजन कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं कि ड्यूरिंग द इलेक्शन द होल स्टेट या होल country is divided into some constituency, or according to the constitution some seats are reserved for the SC and ST and OBC कैंडिडेट, है ना. कुछ सीटें SC के लिए, कुछ ST के लिए और कुछ OBC कैंडिडेट्स के लिए प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व करके रखी जाती हैं. हमने आपको रेशियो भी बताया था कि अगर लोकसभा इलेक्शन के दौरान 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट and 47 seats are reserved for the ST candidate and 1/3 seats are reserved for the women candidates. Okay. वोटर लिस्ट क्या होती है, तो ड्यूरिंग द इलेक्शन a list is filed by the election commission
and the names of the candidates who are eligible for the voting are mentioned in this list. This is known as the voter list. We also know that in our country every citizen who has completed the age of 18 has a right to vote. This is also known as the universal adult friendship. ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी कि every person who has completed the age of 18 has a right to vote. This is also known as the universal adult friendship. After that we discussed nomination of a candidate, how a candidate nominated for election or how can he contest, he or she can contest election. So every candidate who has completed the age of 18 he can cast his vote, his or her vote. Or a person who has completed the age of 25 years he can contest an election. कोई भी व्यक्ति जिसने 25 इयर्स की एज को कंप्लीट कर लिया है ही कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन. तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड a nomination form is filled by the candidate and some security is deposited for in the and some security is deposited to election commission. After that one question is also raised in your minds, that is there any educational qualification for contesting an election. क्या किसी भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से? तो देन आंसर विल बी नो. देयर इज नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन फॉर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन. यानी कि कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है. एवरी कैंडिडेट हु वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. कोई भी व्यक्ति इलेक्शंस को अगर लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो फ्री है. केवल एज क्राइटेरिया जो है अगर उसका कंप्लीट है तो वो चुनाव उसको लड़ सकता है. उसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है. अब नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन है ना, कि इलेक्शन कैंपेन चुनाव का प्रचार प्रसार कैसे होता है, इलेक्शन क्या होती है वो बता दिया. हमारे यहाँ पर इलेक्शन किन किन लेवल्स पे होते हैं ये भी बता दिया. इसके आफ्टर वोटर लिस्ट क्या होती है ये भी बता दिया. नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, नॉमिनेशन प्रोसेस कैसे चलता है ये भी आपको पता चल गया. अब है इलेक्शन कैंपेन, यानी कि इलेक्शन के चुनाव का प्रचार प्रसार कैसे होता है. तो इलेक्शन कैंपेन मीन द प्रमोशन ऑफ द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, एजेंडाज टू ऑफ द कैंडिडेट टू मेक टू वोटर्स टू फुलफिल. है ना, क्या है जो प्रोग्राम, पॉलिसीज, जो एजेंडाज पार्टी के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको वो कैसे फुलफिल करेंगी. है ना, अपनी पॉलिसीज पार्टीज जो हैं बताती हैं जनता को कि इफ दे कम इन पावर दे विल फुलफिल देयर प्रोमिसेस, व्हाट प्रोमिसेस दे मेक टू द सिटीजन. यानी कि अगर उनकी पार्टी जो है सत्ता में आती है तो वो जो भी प्रोमिसेस कर रहे हैं जनता को वो कैसे फुलफिल करेंगे. है ना. So in India, election campaign takes place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling. यानी कि जो इलेक्शन कैंपेन कब तक चलता है, 2 वीक्स. है ना, जब डेट जो दी जाती है उसके 2 सप्ताह तक जो है प्रचार प्रसार का काम चलता है. एंड पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट अप प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन इन एडवांस बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. और कुछ पार्टीज हमने देखा होगा द पर्सन हु इज डिजायरेबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ही मेक द होल एटमॉस्फेयर बिफोर. यानी कि क्या करता है, जो भी इलेक्शन लड़ने का इच्छुक होता है वो पहले से ही पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेता है, पहले से ही काफ़ी एक्टिव होता है, अपने बार बताता है कि इस बार इलेक्शन लड़ने वाले, तो अपना प्रचार करता है अपनी पार्टी का. है ना. और समटाइम वी सी दैट एवरी पार्टी मेक सम स्लोगन टू एल्यूर द सिटीजन्स. हम देखते हैं कि प्रत्येक पार्टी के द्वारा कुछ स्लोगन्स तैयार किए जाते हैं, कुछ की जनता को अपने स्लोगन्स के द्वारा वो अट्रैक्ट कर सकें. जैसे गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी एंड लैंड टू द टिलर, और कई तरीके के स्लोगन्स हमें देखने को मिलते हैं. बीजेपी लाओ, गरीबी भगाओ, रोजगार मिलेगा, इस तरीके के कई तरीके के जो स्लोगन्स हमें देखने को
मिलते हैं, केवल क्यों कि पार्टी कुछ डिफरेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वोट को कैप्चर कर सकें। ठीक है, अब आफ्टर इसमें देखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे अपनी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उसको हेल्ड करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो इलेक्शन कमीशन होता है वो हमारे यहाँ पे चुनाव करवाता है। और इलेक्शन कमीशन की ये पूरी कोशिश से होती है कि जो चुनाव कैसे हों, फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। इसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और लॉ जो भी हैं बनाए गए हैं, टू ध्यान से सुनिएगा, टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन so that every political party and candidate gets equal chance to campaign. There are some election laws, यानी कि some elections laws are made by the election commission that have to follow by every candidate who is contesting election, है ना, कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ लॉज जो है बनाए गए हैं जिसको एवरी कैंडिडेट जो भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा है उसे फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले क्या है, दे डू नॉट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। क्या, दे डू नॉट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, ना तो वो किसी भी वोटर को रिश्वत देंगे, ना ही उनसे डरा धमका के वोट लेंगे कि उनसे ये कहा जाए कि आप हमारी पार्टी को वोट करें अदरवाइज हम आपके साथ में ऐसा कर देंगे, नहीं। या ना तो वो पैसे दे के उनसे कहेंगे कि हम अगर आप हमारी पार्टी को वोट करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बताते हैं, दे डू नॉट अपील टू देम टू द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, है ना, दे डू नॉट अपील टू देम ऑन द कास्ट ऑफ ऑन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। वो वोट के लिए किस बेस पे अपील नहीं कर सकते, कास्ट के बेस पे और रिलीजन के बेस पे, कि ही सेज दैट आई बिलोंग टू योर रिलीजन, आई बिलोंग टू योर कास्ट, सो यू हैव टू वोट फॉर मी। ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा कहें कि हम आपकी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप भी इसी कास्ट के हो, मैं भी इसी कास्ट की, तो आप हमें वोट करना, या फिर आप भी इस धर्म के हो, मैं भी इसी धर्म का हूँ, आप मुझे ऐसा वोट कर, तो यानी दे कांट appeal to them on the name of caste and religion. Third, they do not use government resources for the election campaign, और वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे इलेक्शन के कैंपेन के लिए, चुनावी प्रचार प्रसार के लिए। इलेक्शन जो भी इलेक्शन पार्टीज इलेक्शन को हेल्प करवा रही हैं, जो भी कैंडिडेट उनका खड़ा हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं किया जाएगा। और फोर्थ क्या है, दे डू नॉट स्पेंड मोर देन 25 लाख फॉर लोकसभा इलेक्शन, है ना, कितना इलेक्शन, अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहा है उस समय तो कितना पैसा, कितने पैसे से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ऑफ दे आर द इलेक्शंस आर फॉर द स्टेट असेंबली, देन 10 lakh, more than 10 lakh will not be spent for the election expenditure, यानी कि कितना 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होगा अगर स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए कितना 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। और ऑल दीज कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज शुड बी फॉलोड बाय एवरी कैंडिडेट। जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो लॉज हैं, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए गए हैं, उनको एवरी कैंडिडेट को, एवरी रिप्रेजेंटेटिव को फॉलो करना पड़ेगा। एवरी रिप्रेजेंटेटिव हैव टू फॉलो दीज कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज। और some laws are also made for election campaign as जैसे no party or no candidate can use the place of worship for their campaign या for their propaganda। किसके लिए, वो अपनी चुनाव प्रसार के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च का यूज नहीं करेंगे, है ना, किसी भी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी भी चर्च में, और जो है चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए यूज नहीं किया जाएगा। और नो कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, ना ही गवर्नमेंट के व्हीकल्स का, ना एयरक्राफ्ट का, ना ऑफिसर्स का यूज नहीं होगा। और वंस इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन then no new policies, no new agendas, no new programs will be launched। यदि एक बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा
चुनाव की डेट डिक्लेयर कर देने के बाद ना ही कोई नया प्रोग्राम, ना ही कोई नई पॉलिसी, ना ही कोई नया एजेंडा जो है सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। ये तो हो गया कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इलेक्शन कैपिटल कैसे होगा, वोटर लिस्ट क्या होती है। अब देखना है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोटर्स। अब क्या किस तरीके से वोट डलता है और फिर उनकी काउंटिंग कैसे होती है। द फाइनल स्टेज ऑन द इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एवरी सिटीजन, एवरी कैंडिडेट कास्ट देयर वोट। इट इज कॉल्ड एन इलेक्शन डे। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन डे बोलते हैं। Every person whose name is in the voter list can go to a near polling booth and cast their vote. Every candidate whose name is mentioned in voter list, he or she can cast their vote on a polling booth. Polling booth क्या होता है कि वह जगह एरिया जहाँ पे वोट जो है डलवाए जाते हैं उसको हम polling booth बोलते हैं। Once the voter goes inside the booth, the election official आइडेंटिफाई हिम और हर वोट अ मार्क ऑन वोटर्स फिंगर। जब एक व्यक्ति जैसे ही पोलिंग बूथ के अंदर जाता है तो जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। उनका जो भी कार्ड उनके पास है, वोटर आईडी कार्ड है या फिर आधार कार्ड है या फिर और भी कोई आइडेंटिटी प्रूफ है, तो उनसे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके आफ्टर दे पुट अ मार्क ऑन देयर फिंगर। उसके बाद उनके फिंगर पे एक मार्क बना दिया जाता है। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that voting takes place in a fair way. और an agent of each candidate, एक एजेंट जो होता है प्रत्येक पार्टी का, कैन सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ, वो पोलिंग बूथ के इनसाइड बैठ सकता है और ही कैन ऑब्जर्व द वोटिंग विल बी हेल्ड इन अ फ्री और फेयर मैनर। यानी कि जो वोटिंग है वो फ्री और फेयर मैनर में हो रही है या नहीं हो रही है। तो एवरी कैंडिडेट, जो भी पार्टी का कैंडिडेट है वो उस समय पोलिंग बूथ के अंदर बैठ सकता है और ये देख सकता है कि जो वोटिंग है वो फ्री मैनर में कास्ट हो रही है। ओके, तो ये हो गया। एंड वोटिंग वाज डन बाय द पुटिंग स्टाम्प ऑन द बैलेट पेपर। अ बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग। बैलेट पेपर क्या होता है, एंड अ बैलेट पेपर इज अ पीस of paper in which the name and the sign of a candidate is mentioned. ये होता है बैलेट पेपर। एंड नाउ न्यू सिस्टम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं। तो जो वोटिंग है अब उसके थ्रू की जाती है। उसमें भी क्या होता है, इस मशीन में प्रत्येक कैंडिडेट का क्या बना रहता है, साइन बना रहता है। जिस भी पार्टी का होता है, जैसे कि बीजेपी, बीएसपी, एसपी, तो उनके क्या बने रहते हैं, साइंस बने रहते हैं। और साइन के सामने क्या लगा रहता है, बटन लगा रहता है। उस बटन को पुश करने के आफ्टर और आपका वोट उस पर कास्ट हो जाएगा और इस तरीके से वोटिंग डन हो जाएगी। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन इंडिया। हाउ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को हेल्ड करवाया जाता है। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एज आई हैव टोल्ड यू दैट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कास्टिंग इलेक्शन इन इंडिया। यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंट्री में वो इलेक्शंस को हेल्ड करवाने के लिए, है ना। और तो इसके लिए क्या, इलेक्शन जो कमीशन है एक बार बन जाए तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल फ्री वर्क करता है। उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होता है, ना प्रेसिडेंट का, ना प्राइम मिनिस्टर का, ना ही किसी भी लीडर का। बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करती है इलेक्शन कमीशन। आफ्टर ए पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एज वी this is the another way to check the quality of election process. If the election process is not in a free or fair, people will not continue to participate the exercise. If the people observe that the elections are not held in a free or fair manner, they can oppose it. यानी अगर वो देखते हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर मैनर में नहीं हो रही हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपोज कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर टर्म आउट। तो
वोटर जमा क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शंस। ओके, तो ये हमने कुछ देख लिया कि इलेक्शंस किस तरीके से हेल्ड होते हैं इंडिया में, वोटिंग वोटर लिस्ट क्या होती है, पोलिंग बूथ क्या होता है, ईवीएम मशीन क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं। तो ये आपका यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब कल कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें कि चैलेंजेस क्या हैं एक फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए, और इलेक्शंस के आउटकम क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आप क्लियरली एक बार फिर से रीड करें। इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमारी देश की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से वर्क करती है, इलेक्शंस क्या होते हैं, वोटर लिस्ट क्या होती है, ईवीएम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। आप एक बार चैप्टर को फिर से रिवाइज करें। इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।